तो हम लोगों ने अभी पहले देखा कि इसके पहले के लेक्चर्स में उसने कोशिश किया कहीं रेस्टोरेंट में जाके, कैफ़े में जाके या बाहर चिल्ला करके कि उसको किसी तरह से पुलिस पकड़ ले और उसकी जो इच्छा है कि जेल में जाए वो पूरी हो जाए। उसी को हम कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे। अभी ये पेज नंबर 30 है और जो पैराग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट होता है आज के लेक्चर का। दैट इज disconsolate, Soapy stopped his unavailing racket. Would never a policeman lay hands on him? In his fancy, the island seemed an unattainable Arcadia. He buttoned his thin coat against the chilling wind. Disconsolate, sad, दुखी होकर के, जो अनअवेलिंग रैकेट था, जो उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था, अवेल नहीं हो रहा था, उसको उसने रोका। यानी जो चिल्ला रहा था, इसके पहले हम लोगों ने देखा ना, चिल्ला रहा था बट पुलिस मैन उसको इग्नोर कर देता है। तो उस काम को उसने रोक दिया और फिर खुद से सोचने लगा कि क्या कभी पुलिस उसे पकड़ेगी नहीं। और उसका जो एक ड्रीम है कि वो आइल जाए, जेल में जाए, वो उसके लिए अक्रेडिया बन के रह जाएगा। अक्रेडिया है ग्रीस में, जो साउदर्न ग्रीस है ना, दक्षिण ग्रीस में एक माउंटेनस डिस्ट्रिक्ट है, पहाड़ी ज़िला है, जहाँ पर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। ही बटन, अब उसके बाद उसने क्या किया कि अपने अपने कोट के बटन को उसने बंद किया क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी। In a cigar store, he saw a well-dressed man lighting a cigar at the swinging light. He had set his silk umbrella by the door on entering. Soapy stepped inside, grabbed the umbrella, and sauntered off with it slowly. The man at the cigar light followed hastily. सिगार स्टोर पर उसने देखा कि एक वेल ड्रेस्ड मैन सिगार जला रहा है और उसने अपना सिल्क अम्ब्रेला उधर एंट्री पर ही जब रखा हुआ था, तो सोपी क्या किया, वो सिगार स्टोर में अंदर गया, उसने छाता उठाया और बड़े आराम से निकल गया बाहर। और जो सिगार जला रहा था आदमी, उसने जब देखा सोपी को ऐसा करती हुई तो वो भी उसका पीछा किया जल्दी से। माई अम्ब्रेला ही सेड स्टर्नली, स्टर्नली मीन्स स्ट्रिक्टली, उसने बड़े स्ट्रिक्ट आवाज में, कठोर आवाज में कहा, मेरा छाता। ओह, इज इट? स्नीयर्ड सोपी, एडिंग इंसल्ट टू पेटी placrency. Well, why didn't you call a policeman? I took it. Your umbrella? Why didn't you call a cop? There stands one on the corner. फिर सोपी ने क्या किया कि ये थोड़ा सा घृणा पूर्वक मजाक के टोन में कहा, अरे अच्छा ऐसा है। और फिर जो लार्सनी था, मतलब जो चोरी किया हुआ सामान था, उसके प्रति भी थोड़ा सा ह्यूमिलिएशन शो करते उसने कहा, फिर तो ये आप पुलिसमैन क्यों नहीं बुला लेते हो? मैंने आपका अम्ब्रेला ले लिया तो आप मेरा मेरा कंप्लेन कर दो, है ना। वहाँ पर कॉर्नर में प्policeman खड़ा हुआ है। द अम्ब्रेला ओनर slowed his steps. Soapy did likewise, with a premonition that luck would again run against him. The policeman eyed the two curiously. प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन मतलब होता है एक अंदर से आने वाली स्ट्रांग फीलिंग कि मतलब कुछ घटना घटेगी, उस तरह से। तो सोपी ने जब ऐसा कहा कि आप पुलिस को बुला लो, तो जो अम्ब्रेला ओनर था वो थोड़ा सा उसके कदम स्लो हो गए और सोपी को ऐसा लगा, अंदर से ऐसी फीलिंग आई कि अभी शायद उसका भाग्य फिर से उसको धोखा दे जाएगा।
और जो कॉर्नर में पुलिस खड़ा हुआ था थोड़ी दूर पर, वो दोनों को बिल्कुल ईगरली देख रहा था, उत्सुकता से देख रहा था कि अभी क्या होगा. Of course, said the umbrella man. Well, you know how these mischiefs occur if it's your umbrella. I hope you will excuse me. I picked it up this morning in a restaurant. If you recognize it as yours, why, I hope you will. तो अम्ब्रेला ओनर ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, आप जानते हैं कि इस तरह का मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि उस आदमी से भी मिस्टेक हुआ. आगे वो बोलता है कि अगर ये आपका अम्ब्रेला है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं भी आज सुबह एक रेस्टोरेंट से ही इसको उठाया था. अगर आप पहचान गए हैं कि आपका अम्ब्रेला है तो ले लीजिए, और आई होप दैट यू विल एक्सक्यूज मी ऑल्सो. ऑफ कोर्स इट्स माइन, सेड सोफी सवेजली. बिल्कुल सवेजली उसने कहा कि हाँ बिल्कुल ये मेरा अम्ब्रेला है. द एक्स अम्ब्रेला मैन रिट्रीटेड. रिट्रीटेड मीन्स होता है वेंट बैक. The policeman hurried to assist a tall blonde in an opera clock across the street in front of a streetcar that was approaching 2 blocks away. और जो पुलिसमैन था वो तेजी से एक ब्लॉन्ड आदमी को, मतलब थोड़ा पीले कलर का जो उसका हेयर हो गया था नहीं, वृद्ध आदमी को उसको हेल्प करने के लिए आगे बढ़ा, जिसके सामने से कि थोड़ी ही दूर पर से एक मतलब 2 ब्लॉक की दूरी पर एक स्ट्रीट कार जो है उसके सामने थे. तो सोफी वॉक्ड ईस्टवर्ड थ्रू ए स्ट्रीट डैमेज्ड बाय इम्प्रूवमेंट्स. He hurled the umbrella angrily into an excavation. He muttered against the men who wear helmets and carry clubs because he wanted to fall into their clutches. They seemed to regard him as a king who could do nothing wrong. अब सोफी उस अम्ब्रेला के साथ ईस्ट वार्ड की तरफ गया और वो अम्ब्रेला पकड़े हुए था और अपने में ही वो कुछ अनक्लियर साउंड में बोल रहा था कि उनके लिए वो बोल रहा था कि जो मतलब हेलमेट्स और क्लब्स वगैरह लिए रहते हैं, है ना, बेसिकली पुलिसमैन के लिए बोल रहा था. पुलिसमैन के लिए क्यों बोल रहा था? क्योंकि कोई पुलिसमैन मैनुअल उसको पकड़ नहीं रहा था और एक्चुअली वो जेल में जाना चाहता था, और वो अपने को ऐसे उस समय शो कर रहा था जैसे कि वो किंग हो और कुछ भी गलत नहीं कर सकता. At length Sophie reached one of the avenues to the east where the glitter and turmoil was but faint. और फिर कुछ समय बाद, थोड़ी समय में, सोफी ऐसे स्थान पर पहुंचा जहाँ पर कि थोड़ी शाइनिंग थी, थोड़ा डिस्टर्बेंस था, यानी शोरगुल ज़्यादा था. It is given that where the glitter and turmoil was but faint. It means है ना कि वो बिल्कुल वो जगह थोड़ा सूना वीरान सा था, शोरगुल नहीं था. शोरगुल से निकला और धीरे धीरे ऐसे स्थान पे आया जहाँ पर थोड़ी शांति हो गई थी, थोड़ा वीरानपन था, सूनापन था. He dragged himself towards Madison Square, for the homing instinct services even when the home is a park bench. अब वो धीरे धीरे मेडिसन स्क्वायर की तरफ जा रहा था, है ना, रहने के लिए, क्योंकि वहीं पर पार्क के बेंच में ही उसका घर था. अब वो समझ गया था कि अब मुझे तो अब जेल में जाने को मिलेगा नहीं, तो फिर से उसका जो बेंच पर ही अपना उसने घर बना रखा था. घर बनाने का मतलब यह है कि वो बेंच पर ही उसको सोना था, तो उसी तरफ बढ़ गया आगे. But on an unusually quiet corner, Sophie came to a standstill.
There was an old church, quaint and rambling and gabled. लेकिन एक बिल्कुल एक शांत कॉर्नर पर सोपी एक जगह पहुंचा जहां पर उसने देखा कि एक बहुत ही आकर्षक, है ना, विशाल और उस पर मीनारें बनी हुई एक चर्च है. Through one violet stained window, a soft light glowed, where no doubt the organist loitered over the keys, making sure of his mastery of the coming Sabbath anthem. शपथ होता है जो एक खास दिन जिधर रिलीजियस कार्यक्रम होता है, धार्मिक कार्यक्रम होता है, जिसको कि मतलब वो कुछ कार्यक्रम जैसा कि अपने समय में जीसस क्राइस्ट ने किया था, तो उन्हीं को याद करने के लिए कुछ एक कार्यक्रम ऐसे चल रहा है. तो यहाँ पर यह है कि एक बहुत बढ़िया और थोड़ा सा फैला हुआ और ऊंची मीनारों वाला एक भव्य चर्च खड़ा था. और उसने फिर देखा कि वायलेट कलर के विंडो से लाइट अंदर चमक रही है, और जहाँ पर वो समझ गया कि वहाँ पर जो है सबथ एंथम चल रहा है. कोई ऑर्गेनिस्ट वो एंथम प्ले कर रहा है. For there drifted out the Sophie's ear sweet music that caught and held him transfixed against the convolutions of the iron fence. Convolution कन्वोल्यूशन होता है ना, कि जैसे जो लोहे की अगर कोई चार दीवारी लगी है तो वो ऊपर की तरफ थोड़ा रोल किए हुए रॉड्स लगे होते हैं, तो वहाँ पर है कन्वोल्यूशन उनको बोलते हैं. तो उन कन्वोल्यूशन के थ्रू सोपी ने अपना ईयर वहाँ पर सॉफ्ट म्यूजिक जो चर्च से आ रही थी उसकी तरफ लगा दिया. The moon was above, full and radiant. Vehicles and pedestrians were few. Sparrows twittered sleepily in the eaves, or a little while the scene might have been a country churchyard. अब उस वहाँ पर जो मौसम था, जैसा माहौल था, the writer is narrating about that. Moon was above, full into the sky. It was radiant, and as being out of the hustle and bustle of a city, the vehicles and the pedestrians means पैदल चलने वाले, their number was also a few. जो स्पैरोज थे वो चूँकि इवनिंग टाइम था तो स्लीपली उनके साउंड ट्विटर की आवाज़ आ रही थी. और एक कुल मिला के ऐसा ही माहौल था जैसा कि कंट्री चर्चयार्ड का होता है. एंड द एंथम दैट द ऑर्गेनिस्ट प्लेड cemented Sophie to the iron fence, for he had known it well in the days when his life contained such things as mothers and roses and ambitions and friends and immaculate thoughts and colors. Immaculate मतलब होता है बिल्कुल नीट एंड क्लीन, स्वच्छ साफ. अब उस म्यूज़िक को वो सोपी जो है पहचानता था, क्योंकि बहुत अर्लियर लाइफ से ही वो इस म्यूजिक को सुनता आया था. The conjunction of Sophie's respective state of mind and the influences about the old church brought a sudden and wonderful change in his soul. अब जो सोफी का माइंडसेट है वो म्यूजिक सुन करके, ब्लिसफुल म्यूजिक सुन करके बिल्कुल उससे आकर्षित हो जाता है, और वो बिल्कुल वंडरफुली उसके सोल में, उसकी आत्मा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है.
He viewed with a rising horror the pit into which he had tumbled. फिर उसने देखा, बड़े हॉररफुली उसने देखा कि अरे वो किस तरह के गड्ढे में गिरा हुआ था. The degraded days, unworthy desires, dead hopes, wrecked faculties, and base motives that made up his existence. सारी चीज़ें कि ये किस तरह से उसके जो खराब दिन रहे और अनवर्दी उसकी जो इच्छाएं रही और डेड होप्स जो रहे, वो सारी चीज़ें उसको उसमें दिखने लगी. है ना. ऐसा नॉर्मली होता है कि जब आदमी पर्सपेक्टिव हो और इंट्रोस्पेक्शन करे, किसी चीज़ का असर पड़े उस पर, अच्छे चीज़ का, तब उसको समझ में आता है, वो फिर अपनी तरफ वापस जाता है और वो सारी चीज़ें देखता है, इंट्रोस्पेक्शन करता है कि अरे वो अभी तक कहाँ गलत रास्ते पर गलत विचारों के साथ था. तो उस म्यूजिक का जो चर्च में प्रेयर का म्यूजिक बज रहा था, उसका सोफी के ऊपर असर हुआ. पुराने दिनों से वो सब सारी चीज़ें कोरिलेट हुई. And also in a moment his heart responded thrillingly to this strange mood. है ना. और इस स्ट्रेंज मूड पर उसका हार्ट जो है बिल्कुल थ्रिल पूर्वक रिस्पॉन्ड किया. अ स्ट्रॉन्ग इम्पल्स मूव्ड हिम टू बैटल विद हिज डिस्परेट फैक्ट. अब उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर उसके अंदर से आई कि ये सब जो बेकार के जो फैक्ट है अभी तक वो जो करते आए, वो सब उससे बैटल करना, उसको हटा देना है. ही वुड पुल himself out of the mire and would make a man of himself again. He would conquer the evil that had enslaved him. और उसका इतना असर हुआ कि उसने सोचा कि ये जो अनप्लीजेंट सिचुएशन है, मार जो अनफेवरेबल सिचुएशन उसके खिलाफ हो गई है, उससे वो अपने को बाहर निकालेगा और वो सारी बुराइयों पर विजय प्राप्त करेगा जिसने कि उसको अपना दास बना लिया. यानी जो बुराइयां होती है ना, धीरे धीरे आदमी के अंदर आते आते फिर वो इतना जकड़ लेती है कि व्यक्ति उसमें से निकल नहीं पाता जब तक कि वह स्वयं निकलने की कोशिश न करे. और उसके पहले यह जरूरी हो जाता है कि ही हैव टू चेंज हिज थॉट, इन विच डायरेक्शन ही हैव टू मूव. There was time, he was young yet, he would resurrect his old eager ambitions and pursue them without faltering, बिना किसी ज़्यादा ताकत जोर जबरदस्ती के, यानी ईजिली. और वो बोला कि एक कभी ऐसा भी समय था कि वो यंग था, नहीं अभी उतना नहीं है, फिर भी जो अपने पुराने जो उसके एम्बिशंस हैं उसको वह फिर से अपने पुराने जीवन में अभी वर्तमान जीवन में रिसरेक्ट करेगा, वापस लाएगा. और उसके लिए उसने ऐसा माना कि उसे बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. फाल्टी मीन्स हियर ईजली, बड़े आसानी से जीवन के जो उसके पहले के एम्बिशंस थे वो उनको पाने का प्रयास करेगा और लाएगा. Those solemn but sweet organ notes had set up a revolution in him. Tomorrow he would go into the roaring downtown district and find work. A fur importer had once offered him a place as driver. He would be somebody in the world. He would. फिर उसने ये ऐसा दृढ़ निश्चय किया कि कल वो जाएगा डाउनटाउन डिस्ट्रिक्ट में एंड काम ढूंढने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसको एक किसी इम्पोर्टर ने बोला था कि ड्राइवर का एक जगह है, अगर वो जॉब करना चाहे तो करे. तो वो उस जॉब को ढूंढेगा, करेगा और अपने लाइफ में कुछ बनेगा. हैव टू बी समबडी.
अब सोपी ये सब चीज़ सोच रहा था वहाँ पर, वो अपने इसके पहले पढ़ा ना कि वो लोहे का जो फेंस बना हुआ था उसके जो मोल्डिंग्स थी, वहाँ अपना कान लगा के वो साउंड सुन रहा था और फिर वो सब चीज़ें सोच रहा था। इसी बीच क्या हुआ कि सोपी फेल्ट हैंड लेड ऑन आर्म. He looked quickly around into the impassive face of a policeman. तब तक सोपी को उसके बाह पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने जब जल्दी से क्विकली पीछे देखा तो उसने देखा कि एक पुलिस मैन का चेहरा सामने है। अब पुलिस मैन पूछता उससे, वेयर आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर, आज द ऑफिसर। ऑफिसर ने पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो तुम। सोपी सेड नथिंग, देन कम अलॉन्ग सेड द पुलिसमैन। पुलिसमैन ने कहा कि ठीक है, फिर कुछ नहीं कर रहे तो मेरे साथ आओ। 3 months ऑन द आइलैंड सेड द मजिस्ट्रेट इन द पुलिस कोर्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब ये घटना यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा ही शार्ट हो गई है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि सोपी को उस पुलिसमैन ने पकड़ा और जब सोपी ने कहा कि वो कुछ नहीं कर रहा है तो उसको पकड़ के लेके गया और दूसरे दिन उसने कोर्ट में पेश किया और उस पर कुछ चार्जेस ऐसे लगे कि यानी बिना किसी काम का यहाँ पर ये क्या ताक झाक कर रहा है, शायद वो चोरी करे या कुछ भी करे। तो इसी ब्लेम के साथ पुलिसमैन ने सोपी को कोर्ट में पेश किया और मजिस्ट्रेट ने उनको 3 महीने का जो कारावास की सज़ा सुना दी। तो अब इस तरह से हम ये देखते हैं यहाँ पर क्या है कि जो लास्ट है वो कितना मतलब एक तरह से आयरनी है कि जब सोपी जेल में जाना चाहता था, पूरे लेसन में हमने देखा फ्रॉम बिगिनिंग वो कॉन्स्टेंटली एफर्ट कर रहा था कि दैट समहाउ ही शुड बी लैंडेड इन द आइलैंड, बट ही वाज फेलिंग इन ईच एंड एवरी ऑफ हिज एफर्ट्स। बट when we saw that there was an extreme change within him and he really thought to be a good man to do some honorable job for himself so that he could be somebody in the world. He really decided to withdraw all the evils from him. Then he was caught by the policeman and was sent to जेल। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कभी कभी क्या है ना, ये एक प्रोवर्ब है कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। तो क्या है, ये आदमी अपनी प्लानिंग बनाता है लेकिन ईश्वर क्या है, उनको जो मंजूर है वही होता है, उस आदमी के प्लानिंग को डिस्पोज कर देता है गॉड। और यहाँ पर हम इसको बिल्कुल सुटेबली देखते हैं। तो कभी कभी मनुष्य के लाइफ में, ह्यूमन बीइंग के लाइफ में फेट का भी बहुत बड़ा हाथ होता है उसे चेंज कर देने में, उसको एक तरफ से दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देने में। तो ये ओ हेनरी का जो लेसन था जो अभी समाप्त हुआ, और इसके पहले हम लोगों ने उनके बारे में पढ़ते हुए ये देखा था कि स्माइल इनटू द टीयर्स, है ना, कि मतलब आंसुओं के बीच मुस्कुराना या मुस्कुराते हुए आँखों में आंसू, ये चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये लेसन फिनिश्ड हुआ। हम लोग क्वेश्चंस वगैरह थोड़ा डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये लेसन फिनिश करेंगे। यहाँ पर ये पहला एक क्वेश्चन हम देखते हैं, ये A1 का है। डिस्कस विद योर पार्टनर्स एंड फाइंड आउट द डिफरेंट वेज इन विच सोपी ट्राई टू गेट अरेस्टेड इन द फर्स्ट वन इज गिवन। तो पहला दिया हुआ है, हमको क्या करना है, ये देखना है कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए सोपी ने कि वो जेल चला जाए। पहला है ट्राई टू एंटर द लग्जरियस कैफ़े, फिर दूसरा क्या है, तीसरा क्या है और चौथा क्या है। ये 4 उसने एफर्ट किए वो, और सारे चारों चीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी। कैफ़े में नहीं हुआ तो फिर उसने लैम्प पोस्ट में उसने पत्थर मारा, वहाँ पर भी नहीं हुआ। तो और कहाँ कहाँ हुआ वो लाइन आपको लिख देनी, जैसे पहला लिखा गया यहाँ पर। अभी ये फिर इसी में सेकंड है, डिस्क्राइब द एटमॉस्फियर व्हेन सोपी रीच्ड नियर द चर्च। अभी हमने लास्ट के पेज में ही पढ़ा कि जो जिस चर्च के पास जब सोपी पहुंचता है तो एटमॉस्फियर कैसा था। मून, देयर वाज मून इनटू द स्काई, इट मींस स्काई वाज क्लियर एंड इट वाज शाइनिंग। ठीक है, तो वो एटमॉस्फियर आपको लिखना है।
जैसे एक उन्होंने दिया, द सॉफ्ट लाइट ग्लोड थ्रू द वॉलेट स्टैंड विंडो, द मून वॉज इन टू द स्काई, ठीक है। और फिर बाकी स्ट्रीट लेस व्हीकल्स ऑन द स्ट्रीट एंड द पेडेस्ट्रियंस वर आल्सो लेस। तो ये चीज़ें हम इन ये पूरा ये 4 पॉइंट्स इसमें लिखनी है। अभी फिर ये देखते हैं A2, रीड द स्टोरी and match the incidents given in column A with the consequences given in column B। पहला तो ये है कि वो इंसिडेंट है, और दूसरा जो है उस इंसिडेंट का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ। पहला दिया हुआ है कॉलम ए में, सोफी ट्राई टू एंटर अ कैफे, फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसने कैफे में एंटर करने का प्रयास किया तो क्या हुआ। अब ये हुआ, यहाँ पर इंसिडेंट होता है ये, स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड ऑफ द हेड वेटर टर्न हिम राउंड, उसको तुरंत वापस भगा देता है। उसके बाद दूसरा है सोफी ब्रोक अ ग्लास विंडो, उसका रिजल्ट क्या हुआ, दूसरा ही आएगा यहाँ पर आपका, द कॉप रैन आफ्टर अनदर मैन। थर्ड वन है इधर कॉलम ए में, टू वेटर्स पिस्ड सोफी ऑन द कैलस पेवमेंट। दो वेटर्स ने अभी रेस्टोरेंट में जब गया था तो खाना खाया और कुछ भी उसके पास पैसा नहीं, तो उसको उन्होंने बाहर फेंक दिया। उसका रिजल्ट क्या हुआ, ये ही स्टूड अप स्लोली बीटिंग द डस्ट फ्रॉम हिज क्लॉथ्स। फोर्थ वन है यहाँ पर, सोफी हर्ड द एंथम बीइंग प्लेड इन द चर्च। अब ये जब इसने एंथम सुना ना तो उसमें ये चेंज आया। फोर्थ ये है कि सडनली अ वंडरफुल चेंज केम इन हिज हार्ट। एंड फिफ्थ वन, कॉप अरेस्टेड सोफी फॉर हैंगिंग अराउंड। ये जो उसके जीवन में चेंज होने वाला ड्रीम था वो क्या हो गया, शैटर्ड हो गया। तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे, लिख लेंगे भी। अब यहाँ पर गिव रीज़न भी कर सकते हैं आप। सोफी हैड कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ बिकॉज, सोफी बाद में उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस था ना कि वो उसके अंदर चेंज आ जाएगा, तो रीज़न बताना है क्या उसमें दिया हुआ है। पहले भी उस तरह का वो माहौल उसने पा भी लिया है मदर्स के साथ, अपने जो पेरेंट्स है उनके साथ। दूसरा है, द हेड वेटर ऑफ द लग्जरियस कैफे डिड नॉट अलाउ सोफी टू एंटर। जो हेड वेटर था कैफ़े का, उसको एंटर नहीं करने दिया। क्यों? क्योंकि वेस्ट के ऊपर तो बहुत सही था, बट उसके नीचे वो अनआयरन क्लॉथ उसके थे, पैंट उसका था, और अनस्यूड जो बूट था, रफ था। तो ही अंडरस्टूड दैट वेल कि ये इस कैफ़े में एंटर करने के एबल नहीं है, एंड दैट इज़ वाई ही वॉज टर्न बैक। सी इज दैट द कॉप डिड नॉट अरेस्ट सोफी फॉर ब्रेकिंग द ग्लास विंडो बिकॉज, ग्लास जो ब्रेक किया था सोफी ने स्टोन से, तो पुलिसमैन ने उसको अरेस्ट नहीं किया। रीज़न हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि he did not run away. Sophie actually did not run away after that, and he was talking to the policeman very comfortably. So it was assumed by the policeman that if he would have been victim, then definitely he would have not been staying and talking with the policeman so comfortably, and that is why policeman saw a man running to catch a taxi. He ran towards him. D. The cop did not arrest Sophie for shouting and dancing because, और shouting dancing के लिए नहीं किया क्योंकि उसने अवॉइड किया कि ये सब ऐसे ये ड्रंकर टाइप लोग हैं और ऐसे ही करते रहते हैं। तो ये भी आपको पैराग्राफ में लेसन में मिलेगा, इफ़ यू गो टू द लेसन केयरफुली। अब ये लाइंस आप देखेंगे, एक तरह से ये जितने क्वेश्चंस हैं ना, पूरा रिवीजन हो जाएगा लेसन का। अब ये शो करने वाला क्या इंसिडेंट है, सोफी वांट टू एंटर द कैफ़े फॉर 2 रीजन्स। 2 रीज़न क्या है, वो दोनों रीज़न दिया है।
फर्स्ट रीजन तो वो जेल जाना चाहता है, दूसरा पार्टी भी करना चाहता है। सोपी वॉज अफ्रेड दैट ही वोंट बी एबल टू एंटर द प्रिजन। वो बाद में फिर उसको डरने लगा कि अब वो जेल में नहीं जा पाएगा। तो क्या ऐसी बात हो गई? सोपी वॉज नॉट काट बाय द कॉप फॉर थ्रोइंग स्टोन्स एट द ग्लास। ये फिर ये इंसिडेंट लिखना है टेक्स्ट से लाइन। सोपी एक्चुअली डिड नॉट वांट द अम्ब्रेला। वो अम्ब्रेला चाहता नहीं था। ये इंसिडेंट लिखना है। हमने पढ़ा ना कि उसने बड़ा कंटेम्प्ट वे में अम्ब्रेला को भी देखा, मतलब कि जैसे कि उसको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो लाइन आपको लिखना है यहाँ से। फिर ए ई है, लिसनिंग टू द एंथम सोपी रिमेंबर्ड हिज गुड ओल्ड डेज। गुड ओल्ड डेज के बारे में अभी हमने पहले भी इसकी चर्चा की। तो वो लाइन आपको लिखनी है यहाँ पर। यहाँ पर एक लाइन हो या दो लाइन है, एक लाइन ज़्यादा है तो भी आप उसको लिख सकते हैं। अब उसके बाद आप ये थोड़ा देखिए, सिक्स्थ वन। आफ्टर लिसनिंग टू द स्वीट एंड सॉलम ऑर्गन नोट्स सोफी डिसाइड्स टू। दो रीज़न लिखने के उसने क्या करने का डिसाइड किया। अब उसके बाद ये सब क्वेश्चन देखते हैं। फिर से ये क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर E3 का। ओ हेनरी हैज़ यूज डिफरेंट वर्ड्स टू इंडिकेट प्रेजेंट वेयर सोपी वांट्स टू रीच। है ना, कभी आइलैंड, कभी एक वो हिली डिस्ट्रिक्ट, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। तो पूरे टेक्स्ट से जो जो वर्ड उन्होंने प्रिजन के लिए लिया है, तो पहले आप ये डालेंगे प्रिजन, वर्ड्स यूज फॉर प्रिजन बाय ओ हेनरी, और उसके बाद लाइन ड्रॉ करके वो सारे वर्ड्स आप लिखेंगे। अब ये एक थोड़ा ग्रामर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर A4 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग्स। द पुलिसमैन मीन्स यू हैव टू, जब ये कभी आता है ना कि मीनिंग चेंज नहीं हो, तो आप उसको नेगेटिव सेंटेंस लिखना है। बट वहाँ पर ये देखना है कि नॉट सिर्फ नहीं यूज़ करना है, क्योंकि मीनिंग अगर नॉट यूज़ करेंगे सिर्फ तो मीनिंग बदल जाएगा। आपको रीराइट एज अ नेगेटिव नहीं है, नकारात्मक सेंटेंस के रूप में नहीं लिखना है, नेगेटिव सेंटेंस यूज़ करना है, बट वाक्य का मतलब वही होना चाहिए। ठीक है। जैसे होता है कि आई एम अ बॉय, ठीक, तो अगर इसको निगेटिव चेंज करना हुआ तो ऐसा नहीं कह सकते कि आई एम नॉट अ बॉय, तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। आप दूसरा सेंटेंस लिख सकते हैं, आई एम नॉट अ गर्ल, गर्ल नहीं हूँ तो फिर मैं बॉय, ऐसे। तो देखते हैं पहला सेंटेंस, द पुलिस मैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोपी इवन एज अ क्लू। तो यहाँ पर ये देखिए कि इसको नेगेटिव लिखना है, तो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। अब यहाँ रिफ्यूज को ही हटा देंगे, लिख देंगे डिड नॉट एक्सेप्ट, टू भी नहीं लिखेंगे, एक्सेप्ट सोपी इवन एज अ क्लू। तो यहाँ पर डिड नॉट नेगेटिव भी हो गया और मीनिंग भी चेंज नहीं हो रहा है। आइए आगे देखते हैं। बी, सोपी ड्रिफ्टेड अलॉन्ग ट्वाइस अनसक्सेसफुल। दो बार असफल होकर के बाहर निकला। सोपी ड्रिफ्टेड अलॉन्ग ट्वाइस विद नो सक्सेस। अनसक्सेसफुल विथ नो सक्सेस, अगर ऐसा हम लिखते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस भी हो जाएगा, और ये नो सक्सेस मतलब अनसक्सेसफुल और फेलर भी होगा। सी देखते हैं, सोपी स्टॉप्ड हिज अनअवेलिंग रैकेट। अनअवेलिंग रैकेट को उसने स्टॉप कर दिया। स्टॉप कर दिया मतलब स्टार्ट नहीं किया, तो सोपी डिड नॉट स्टार्ट। अब मैं डिड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, पहले में भी मैंने डिड को यूज़ किया और सी में भी मैं डिड यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ
क्योंकि ये जो सेंटेंस है यहाँ पर देखिए वर्ब रिफ्यूज्ड है, तीसरे में वर्ब जो स्टॉप्ड है, ये सब पास्ट टेंस है। और जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जब इनको हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो वो नेगेटिव में जो हेल्पिंग वो लगती है डिड, वो लिखा जाता है, तो इसलिए इसको लिख रहे हैं। और डिड के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। जैसे सोफी डिड नॉट स्टार्ट, स्टार्टेड नहीं, स्टार्ट हिज अनअवेलिंग रैकेट। और डिड नॉट कंटिन्यू, स्टार्ट को डिड नॉट कंटिन्यू, स्टॉप कर दिया मतलब अपने अनअवेलिंग रैकेट को कंटिन्यू नहीं किया, वो कंटिन्यू नहीं किया तो रोक दिया। तो बेटर होगा कि आप कंटिन्यू लिखें, डिड नॉट कंटिन्यू। डी, तो आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे, आइलैंड उसको बहुत दूर दिख रहा था। आइलैंड किसके लिए आया है? जेल के लिए आया है। और पहले हम पिछले क्वेश्चन में एक में देखे हैं कि जेल के लिए कौन कौन से वर्ड को ओ हेनरी ने यूज़ किया है। तो पहला आपको यहाँ से मिल सकता है आइलैंड। तो जेल उसको जो बहुत दूर दिख रहा था, इसका मतलब नज़दीक नहीं दिख रहा था ना। तो द आइलैंड सीम्ड नॉट वेरी क्लोज टू हिम, नॉट वेरी नियर टू हिम, क्लोज नियर आप जो भी लिखें सही होगा। उसके बाद ई का देखते हैं। द आइलैंड सीम्ड एन अनअटेनेबल अक्रेडिया। अक्रेडिया आप देखिए यहाँ पर, ये अच्छी तरह देख लीजिए, अक्रेडिया ये भी आया हुआ है। हमने ये सदर्न ग्रीस का एक माउंटेनस डिस्ट्रिक्ट है ये, और ये किसके लिए यूज आया है? जेल के लिए आया। तो जेल के लिए दो वर्ड आपको यहीं से मिल जाते हैं, एक तो आइलैंड मिलता है, एक अक्रेडिया मिलता है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, द आइलैंड सीम्ड एन अनअटेनेबल अक्वेरिया। अब इसको हमें क्या बनाना है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में ही बनाना है। तो अब इसको क्या बना सकते हो? तो ये एक सेंटेंस में छोड़ रहा हूँ, उसको अपने मन से बनाएंगे, और अगर नहीं आता है तो क्वेश्चन भेजेंगे, मैं वापस इसका उत्तर बताऊंगा। अब फिर से आता है अगला ग्रामर का क्वेश्चन। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू अफर्मेटिव विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग। अब वो पहला हमने नेगेटिव चेंज किया, दूसरा हम अफर्मेटिव चेंज करेंगे, यानी ये सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है। तो पहला देखते हैं, और इसमें मैं पहला ही बताऊंगा, बाकी चेंज करना है सबको। मैन हु स्मैश विंडो डू नॉट रिमेन टू चैट विद द पुलिस। आदमी जो विंडो तोड़ेगा वो पुलिस से बात करने के लिए रहेगा नहीं, नहीं रहेगा मतलब भाग जाएगा। तो मैन हु स्मैश द विंडो विल रन अवे फ्रॉम द पुलिस, पुलिस से वो भाग जाएगा। व्हाई डोंट यू कॉल अ कॉप? आप पुलिस क्यों नहीं बुला लेते? यानी आप पुलिस बुला लीजिए, ऐसा है। ठीक, तो यहाँ पर ये हम लिख सकते हैं, यू शुड कॉल अ कॉप, दूसरे का उत्तर होगा। बाकी ये तीन करना है, और नहीं आता है तो उसके बाद आप अपनी क्वेरी भेजेंगे, वैसे आना चाहिए। अब ये अच्छा है, मैं एक बता देता हूँ डी भी यहाँ पर, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नॉइजी बट नो हार्म, ठीक, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसको अफर्मेटिव चेंज करना है। तो नो हार्म, कोई नुकसान नहीं, यानी विदाउट हार्म। नॉइजी बट विदाउट हार्म, यहाँ पर नेगेटिव वर्ड हमने हटा दिया। नो हार्म, कोई नुकसान नहीं, विदाउट हार्म, बिना नुकसान का, यानी अर्थ वही रह गया, हमने सिर्फ वर्ड चेंज कर दिया। फिर अभी ये इतना ये लेसन यहाँ पर ये फिनिश हो जाता है, और फिर हम लोग अगले लेक्चर में अगला लेसन पढ़ेंगे और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।